एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, आप चिंता की घड़ी हुई समाप्त, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया कि हिंदी का जो त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है वो मैं आपको उसकी तैयारी पूरी तरीके से करवाऊंगा। आप सब जानते हैं हम लगातार तैयारी कर रहे हैं, और जो ये आपकी प्रश्न बैंक है इससे अपन पूरी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ये मैंने पहले लेक्चर में आपको कंप्लीट करा दिया है। यहाँ तक देख लीजिए बच्चों, अपन ने कंप्लीट कर लिया है पहले लेक्चर में। नहीं देखा है वीडियो तो जरूर देख लीजिएगा। अब यहाँ से अपने को क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने हैं, सत्य और असत्य से। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो थे वो मैंने आपको, ठीक है, लेक्चर 1 में कंप्लीट करा दिए हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब नहीं देखा तो उसको देख लेना है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी रख दूंगा। निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य है या असत्य लिखिए। देखिए थोड़ा बहुत आपको बेटा ये गांव में अपने में रामायण जी बिठाई गई है, तो रामायण जी का जो पाठ हो रहे हैं तो उसके लिए माइक चलता है, वो तो मेरा बस का नहीं है कि उसको बंद करा दूं, इसलिए बेटा थोड़ा बहुत एडजस्ट आप जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। पर मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन अच्छे से कर दूं, आप ध्यान, ठीक है, मेरी चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, गोपियाँ कृष्ण द्वारा चुराए गए अपने मन को वापस मांग रही है, सत्य बात है या असत्य है? तो बिल्कुल सत्य बात है कि पाठ की जो पंक्ति है उसमें कहा गया है कि जब श्री कृष्ण यहाँ से, कि जब गोपियाँ उद्धव से कहती है कि जब कृष्ण यहाँ से मथुरा गए थे तो हमारा मन चुरा कर ले गए, तो वहाँ अपना मन वापस चाहती है, तो ये बिल्कुल कथन सत्य हो गया। अच्छे लोग परहित के लिए दौड़े चले आते हैं, तो बिल्कुल ये बात भी सही है। अच्छे लोग में भ्रमर गीत जो पाठ है उसमें बताया गया है, परहित दौलत धाये, यानी कि जमाने के जो भले लोग हैं, ठीक है, यानी कि दूसरों की भलाई करने वाले लोग हैं, वो हमेशा परहित के लिए दौड़े चले आते हैं। उद्धव का संदेश गोपियों को गुड़ की तरह मीठा लगा है। उद्धव का संदेश कैसा लगा था ये ध्यान रखना है। तो ये बात असत्य है, क्यों? क्योंकि कड़वी ककड़ी के जैसा लगा था, कड़वी ककड़ी के जैसा लगा था, ठीक है, ये बिल्कुल याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। अब आगे बढ़े, चलिए, तो अगला क्या कह रहा है उसको समझ लेते हैं। देखो, योग का संदेश सुनकर गोपियाँ विरह की अग्नि बढ़ रही गई थी। तो योग का संदेश सुनकर गोपियों का जो है वो विरह की अग्नि बढ़ी थी, दुखी हो गई थी, बिल्कुल सत्य बात है। राजा का धर्म है कि प्रजा को ना सताए, बिल्कुल सही बात है ये। कुछ क्षत्रिय राजाओं को हराकर परशुराम राम लक्ष्मण को हराने का सपना देख रहे थे, ठीक है। तो लक्ष्मण ने परशुराम पर व्यंग किया था, तो उन्होंने कहा कि पहले कई बार क्षत्रियों को हराया है, इसलिए वे राम लक्ष्मण को वैसे ही समझ रहे हैं। ये इस पाठ के अनुसार है। वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं क्या वीर व्यक्ति? अरे दूसरे लोग करते हैं उसकी प्रशंसा, ठीक है। शिव धनुष को खंडित देखकर परशुराम क्रोधित हो उठे, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि परशुराम जी के जो गुरु थे वो भगवान शंकर थे, ठीक है, और उनके जो शिष्य थे वो कौन थे? राजा जनक, और जनक को धनुष दिया था उन्होंने, ठीक है। तो परशुराम के फरसे को देखकर लक्ष्मण भयभीत हो गए नहीं, और आग बबूला हो गए, तो भाई साहब इतना में तो लो हैं, वो तो बेइज्जती करे। और रामचरितमानस एक महाकाव्य है, तो बेटा ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये रामचरितमानस एक महाकाव्य है, तो बिल्कुल सत्य बात है। चलिए आगे बढ़े। दृश्य काव्य में अभिनय तत्व प्रधान होता है। दृश्य जो काव्य है उसमें क्या अभिनय तत्व प्रधान होता है? बिल्कुल, तो क्योंकि स्टेज पे कलाकारों का अभिनय तो दिखा जाता है। आप एक्टिंग, अभिनय का मतलब क्या? एक्टिंग, और दृश्य मतलब दिखने वाला, तो दिखने वाले में नाटक है। नाटक में जब तक एक्टिंग अच्छी नहीं रहेगी मजा नहीं आएगा, है नहीं। मात्रिक छंद में मात्राओं की गिनती निश्चित रहती है, ठीक है, मात्राओं की गिनती बिल्कुल निश्चित रहती है। जैसे चौपाई में 16 मात्राएं हैं, बिल्कुल। वार्णिक छंद में गण का बहुत अधिक महत्व होता है, ठीक है। तो वार्णिक छंद में जो गणना है वो गण के आधार पर ही तो की जाती है, तो इसलिए सत्य बात है। रस के 7 अंग होते हैं, ठीक है, रस के 4 अंग होते हैं, 4, और उन 4 अंगों के नाम आपको याद होना चाहिए। स्थायी भाव, संचारी भाव,
संचारी भाव, विभाव और अनुभाव। हो गया। जहां अलौकिक आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो वहां विभत्स रस होता है। जहां अलौकिक आश्चर्य का भाव उत्पन्न होगा वहां विभत्स रस होगा क्या? नहीं, वहां पे कौन सा रस होगा? अद्भुत रस होगा। कौन सा रस होगा? अद्भुत रस। चमत्कार देखिए वहां कौन सा है? अद्भुत रस है। आगे बढ़े। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। बिल्कुल सत्य बात है ये, ठीक है। सत्य है या असत्य है? तो बिल्कुल ये सत्य बात है। और ये कथन कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। कैप्टन चश्मे वाला आजाद हिंद फौज का सिपाही था, ठीक है, असत्य बात है। वहाँ एक लंगड़ा बूढ़े चश्मा बेचने वाला था। नेताजी की जो मूर्ति थी संगमरमर की थी, बिल्कुल ठीक है, ये सत्य है। नेताजी की जो मूर्ति है वो कितने फीट की थी? तो नेताजी की जो मूर्ति है वो 2 फुट की थी क्या? ठीक है। और मूर्ति नगर पालिका ने बनवाई थी, ये भी सत्य बात है, ये पहले भी हो चुका है। बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे, ठीक है, ये बात आपके सत्य है। बाल गोविंद भगत के 2 बेटे थे? नहीं, एक ही बेटा था और वो भी सुस्त और बोधा था, ठीक है, किताब के अनुसार, ठीक है। तो ये आपका असत्य हो गया। अच्छा, लोक प्लस उक्ति मिलकर लोकोक्ति शब्द बना है, ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। ये अग्नि परीक्षा देना का अर्थ है कठिन परिस्थिति में पढ़ना, ये भी सही बात है। मुहावरे और लोकोक्ति, मुहावरे और लोकोक्तियों लक्षणा शब्द शक्ति के जरिए ग्रहण की के ग्रहण जरिए अर्थ ग्रहण किया जाता है, ये बात भी आपकी सत्य है। मुहावरे और लोकोक्ति वास्तव में एक ही है क्या? नहीं, ठीक है, मुहावरा और लोकोक्ति क्या अलग अलग है। आग बबूला होने मुहावरे का अर्थ है बबूल में आग लगना, गुस्से में अत्यंत क्रोधित होना, इसका अर्थ क्या होता है? अत्यधिक अत्यधिक क्रोधित होना। बचपन में भोलानाथ का अधिकतर समय अपने पिता के सानिध्य में गुजर जाता था, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तारकेश्वर नाथ ही भोलानाथ थे, ये बात भी सही है, क्योंकि ये प्रश्न घुमा फिरा कर पूछता कि भोलानाथ का असली नाम, ये बात है। भोलानाथ को मैया की गोद में से निकलकर बाबूजी की गोद में शांति मिली, ठीक है, ये बात आपकी असत्य, क्योंकि सांप से डरे थे नहीं तो माता के आंचल में जाकर ही छिपे थे और वहीं उन्हें अच्छी असली शांति मिली थी। अब है सही जोड़ी, ठीक है। देखिए परशुराम के गुरु कौन थे? तो यहां से अपन परशुराम के गुरु यहाँ पर कहाँ दिया है? शिव, देखो इसका यहाँ पर है भगवान शिव, ये यहाँ दिया जब तक हूँ, ठीक है, हो गया। अब अगला क्या है आपका? सूरसागर। सूरसागर काव्यखंड है, तो सूरसागर जो काव्यखंड है, सूरसागर के रचिता मतलब सूरसागर, सूरदास, ये सूरदास हो गए। उतान कृति का भाग 2, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? द्वंद्व समास। उतांत का क्या आ जाएगा यहाँ पर? ये आप थोड़ी देर से देखते हैं। भोलानाथ, भोलानाथ का यदि हम बात करें तो भोलानाथ का असली नाम आ जाएगा तारकेश्वर नाथ, ये हो गया। पान वाला क्या था? खुशमिजाज आदमी था, ठीक है। और आपका हो जाएगा बाल गोविंद भगत विधा, ठीक है, तो बाल गोविंद भगत की जो है ये आपकी विधा है, यहाँ से रेखा चित्र है, ये हो जाएगा आपका 5वां
सॉरी 5वां हो गया, छठा ही है। सुदामा चरित्र। सुदामा चरित्र क्या है? एक खंड काव्य है। और रामचरितमानस जो है आपका क्या है? महाकाव्य है। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं दिया महाकाव्य, इधर है क्या? कहाँ दिया महाकाव्य भैया? इसमें बेटा खंड काव्य गिलित दिया, मतलब यहाँ पे। ठीक है, महाकाव्य दो जगह खंड काव्य दे दिया, देखो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो ये आपका यहाँ पर अपन लिख देंगे महाकाव्य। तो ये हो जाएगा आपका 8वां, हो गया। अब अगला बच्चा क्या है? माता पिता। माता पिता, तो माता पिता में आपका यहाँ से देख सकते हैं द्वंद्व समास है 9वां माता पिता में। और अगला क्या है? 1 और 1 11 होना। तो 1 और 11 होना क्या है? ये एक आपका एकता में शक्ति, इस मुहावरे का अर्थ है ये। अब बच्चा क्या है आपका? उतान। बच्चा है उतान, स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो आप ये, क्योंकि उधर के पेज में नहीं तो दिक्कत आ रही है। उतान, उतान का जाएगा बेटा यहाँ से पीठ के बल लेटना। तो उतान वाला कौन से नंबर का था? ये 3रा। ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्या है हमारा कि सूर के पद। ठीक है, ये तो बेटा ये बताया गया कि काव्य खंड से लिया है, कृति का भाग 2, तो ये आपकी जोड़ी में नहीं आएगा, एग्जाम में है। ये जो ब्रैकेट में लिखा ना, ये नहीं आएगा कहीं भी। सूर के पद, सूर के पद के रचनाकार कौन है? सूरदास जी है। ठीक है, माता का जो आंचल है, ठीक है, माता का आंचल के लेखक कौन है? तो ये है शिव पूजन सहाय। ये याद रखना, दोनों तो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। कैप्टन चश्मे वाला, ठीक है, कैप्टन चश्मे वाला, प्रतिमा पर चश्मा। रस के जो अंग होते हैं वो 4 होते हैं, ये भी अपना हो चुका है पहले ही। तो रस के अंग होते हैं 4। लोकोक्ति को कहते हैं, लोकोक्ति को कहते हैं लोगों द्वारा कहा गया कथन। ठीक है, आम के आम गुठलियों के दाम, इसका मतलब है दोहरा लाभ। अब अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है हमारा? पद्य साहित्य, मतलब एक वाक्य में उत्तर आ गया। पद्य साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। याद रहना चाहिए 4 भाग कौन कौन से? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। सूर के पदों में तेल की गगरी कहकर किसे बुलाया है? तो तेल की गगरी क्या है कि उद्धव को कहा है, उद्धव के, कि तुम तो तेल की गगरी के मिलो निकले रे उद्धव। ठीक है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है? प्रजा को सताए बिना उनकी रक्षा करना। तो यहां लिख दूं मैं, प्रजा को सताए बिना उनकी रक्षा करना। सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण किसके साथ आए थे? ठीक है, तुम्हारे साथ गए थे क्या? नहीं गए, नहीं, तो गुरु विश्वामित्र के साथ, विश्वामित्र गुरु के साथ। भगवान श्री राम ने किसके धनुष को तोड़ा था? तो शिव के, यानी कि भगवान शिव के। ठीक है, अब रस किसे कहते हैं? रस की परिभाषा याद की नहीं याद है? कि काव्य को पढ़ने में, सुनने में, देखने में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। बोल रहा हूं मैं, इतना बड़ा लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। कि रस किसे कहेंगे? कि किसी काव्य को सुनने में, देखने में, पढ़ने में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। अनुभाव किसे कहते हैं? अनुभाव ये है कि बाहरी शारीरिक चेष्टाओं को, ठीक है, बाहरी शारीरिक चेष्टाओं को, जैसे अपन हंस रहे हैं, कांप रहे हैं, रो रहे हैं, तो ये को कहेंगे अनुभाव। रस के अंगों के नाम बताइए। तो रस के अंग होते हैं 4, चारों के नाम याद होना चाहिए। स्थायी भाव, संचारी भाव, बोल रहा हूं मैं, ये मैंने उधर भी लिख भी दिया कहीं ना कहीं, ये देखो ये बताया था मैंने। 4 अंग होते हैं, 4 के, संचारी भाव, स्थायी भाव, ठीक है, विभाव और अनुभाव। संचारी भावों की संख्या कितनी है? ये भी, ये सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। ठीक है, संचारी भावों की संख्या कितनी मानी जाती है? 33। स्थायी भाव कितने होते हैं? स्थायी भावों की संख्या होती है 10। विभाव किसे कहते हैं?
ठीक है। जो स्थायी भावों को जागृत करे उन्हें कहते हैं, स्थायी भावों को जागृत कराने वाले कारकों को क्या कहते हैं, उन्हें कहा जाता है विभाव। ठीक है। रिपोर्टाज जो है किस भाषा का शब्द है, तो फ्रेंच भाषा का शब्द है, ये फ्रांसीसी भी बोल सकते हैं या फ्रेंच भाषा का शब्द है। उपन्यास का सम्राट किसे कहा जाता है, याद रखना, ये पहले भी आ गया है। तो उपन्यास का सम्राट है मुंशी प्रेमचंद को, मुंशी प्रेमचंद को। नेताजी की जो मूर्ति है वो किससे बनी थी, नेताजी की जो मूर्ति थी संगमरमर के पत्थर से, संगमरमर। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, नेताजी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष बोस ने। मूर्ति की ऊंचाई कितने फीट की थी, मूर्ति की ऊंचाई थी लगभग 2 फीट की। नगर पालिका ने नेताजी की मूर्ति किससे बनवाई, तो मास्टर मोतीलाल ने बनाई थी भैया। मास्टर, मास्टर मोतीलाल ने। स्वयं प्रकाश जी ने के कितने कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, तो 13। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है, राम बख्शी बेनीपुरी को, बिल्कुल, राम वृक्ष बेनीपुरी। बेटा ये मैं ना त्रैमासिक में तो क्या है, सर के हिसाब से बनाएंगे, तो वो मन चाहे तो ये प्रश्न दे दे, मन चाहे तो ये प्रश्न दे दे, लेकिन मैं एनुअल एग्जाम के लिए जो ज़्यादा खास है वो उन पे टिक भी लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हो सकता है जो सर को पता रहेगा, अधिकतर टीचरों को वो एनुअल एग्जाम के अनुसार तैयारी कराते हैं बच्चों की, जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ इस तरीके से, तो वो यही क्वेश्चन देंगे। ठीक है। बाल गोविंद भगत की प्रतिभा प्रभातिया किस माह से शुरू से किस माह तक चलती थी, तो उनकी जो थी कार्तिक मास से शुरू होती थी तो फागुन मास तक। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कार्तिक मास से फागुन मास तक। फागुन मास तक। दो स्वरों के आपस में मिलने पर कौन सी संधि होगी, तो उसको कहेंगे स्वर संधि। प्रतिदिन में कौन सा समास है, प्रतिदिन में है आपका अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। समास के भेदों के नाम बताइए, तो समास के भेदों के नाम होते हैं 6 प्रकार के होते हैं, यहाँ इतनी जगह नहीं है। समास के भेद होते हैं अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारी, दिग्गु, द्वंद्व और बहुब्रीहि समास। संधि के सभी प्रकारों के नाम लिखने हैं, तो संधि के सभी प्रकारों के नाम क्या है आपके, ठीक है, कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये लिखना है, नहीं तो पता चले कि बस ऐसे टिक कर दो मेरी तरह। ठीक है। स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। 5 उंगलियों में घी होने का मुहावरे का अर्थ क्या है, सब तरफ से लाभ होना। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, सभी तरफ से लाभ होना। घाट घाट का पानी पीने के मुहावरे का अर्थ क्या है, तो होना है बहुत अनुभवी होना है, इसका अर्थ है बहुत ज़्यादा अनुभवी होना, यानी संसार का व्यापक अनुभव, तो बहुत अनुभवी होना। हो गया। अब अगला है आपका, यहाँ से देख लेने हैं, ये क्वेश्चन और रह गए हैं आपके 28, 29 और 30। अगला है आपका कि हिंदी का स्मरण शिल्प में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है, तो देहाती दुनिया, देहाती दुनिया। और देहाती दुनिया के लेखक का नाम क्या है, तो उनके लेखक का नाम है आपका शिव पूजन सहाय। अमोला किसे कहते हैं, अमोला कहते हैं आपको कि, ठीक है, आम का उगता हुआ छोटा पौधा, ठीक है, आम का उगता हुआ छोटा पौधा, ठीक है, या आम का कल्ले को भी कह सकते हैं आप, आम
का कल्ला। अरे छोटी सी गुठली करे हैं। चलिए, मकई के खेत में किसका झुंड चर रहा था? तो मकई के खेत में चिड़ियों का झुंड। चिड़ियों का झुंड। भोलानाथ और उनके हम उम्र मतलब उसके दोस्त जो थे वो चबूतरे को के एक कोने को क्या बना देते थे? ठीक है, एक कोने को बताते थे नाटक घर। नाटक घर। भोलानाथ ने के बाबूजी की नहाने वाली चौकी किस काम आती थी? तो उनकी जो चौकी थी वो बारात के स्वागत के लिए, ठीक है, तख्ती का काम कर रही थी। तख्त का, तख्त, या फिर बारात के स्वागत के लिए जो नाटक बनाते थे नहीं वो, उनके लिए। ठीक है, उनको मतलब स्वागत के लिए नकली सिंहासन बोल सकते हैं या मंच बोल सकते हैं, इस तरीके से। अब बच्चों यहाँ से जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये देखो, यहाँ से 2 अंक के क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 बिल्कुल निश्चिंत रहो आप। तो यहाँ पर आप इतनी चीज़ें क्लियर हैं पक्का? तो मैंने यहाँ से आपको देखो अभी तक 2 लेक्चर हो चुके हैं। कितने लेक्चर हो गए हैं? 2। पहले लेक्चर में मैंने बच्चों आपको यहाँ से शुरुआत की थी, जो कि आपने नहीं देखा हो तो देख लो, क्योंकि 100% गारंटी है, क्योंकि देखो ये प्रश्न पत्र में निर्देश दिए हुए हैं और इन्हीं में से आपका पेपर बनाया जा रहा है। ठीक है, यदि बाद में वीडियो को देख रहे हो तो समझ लो कि पेपर इसी में से बन गया है। ठीक है, तो पहली बार आप चैनल पर है बच्चों तो अच्छे से सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगले वीडियो में मैं लेक्चर 3 में आपको आगे के क्वेश्चन आंसर अच्छे से सोल्व कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये था कक्षा 10 हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा के लिए, जो कि मुझसे बना, आपके लिए तैयारी करवाई है जैसे तैसे टुटला फुटला जो मेरे से बना है बेटा। तो पहली बार आप चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।